दक्षिण पूर्वी तुर्की में अमेरिका के इंसर्लिक एयरबेस के बाहर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। फिलिस्तीन समर्थकों की भीड़ एयरबेस को घेरे हुए है और लगातार आगे बढ़ रही है। अमेरिका के 5 नाटो देशों में 6 रणनीतिकार न्यूक्लियर बेस हैं। ये बेल्जियम, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड और तुर्की में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस इंसर्लिक एयरबेस को फिलिस्तीन समर्थकों ने घेरा हुआ है, वहां अमेरिका ने परमाणु हथियार रखे हुए हैं। इस बात से अमेरिका बहुत परेशान है। सोचिए कि अगर कुछ अनहोनी हो गई और एयरबेस पर फिलिस्तीनी समर्थकों ने कब्जा कर लिया तो पूरी दुनिया पर परमाणु खतरा बढ़ जाएगा। तो पश्चिमी एशिया और तुर्की जो जगहों पर परमाणु खतरा का सायरन इस वक्त बज रहा है, और ऐसे में इजराइल के एक मंत्री ने ऐसी धमकी दे दी जिससे गाजा के हिरोशिमा बनने का खतरा पैदा हो गया है। यानी गाजा पर परमाणु हमले का खतरा। सोचिए कि गाजा में अगर परमाणु बम से हमला हो गया तो क्या होगा। कोई भी परमाणु युद्ध के इस विध्वंस के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इजराइल सरकार में विरासत मंत्री अमिचाई एलियाहू ने एक बयान दिया कि गाजा पट्टी पर परमाणु बम गिराना इजराइल के विकल्पों में से एक है। यानी इजराइल गाजा पर परमाणु हमला कर सकता है। इस पर एक बयान आया, उसने परमाणु हमले का ट्रिगर दबा दिया। ईरान से लेकर पूरे अरब और अमेरिका तक इस बयान से हिल गए। हर कोई ये सोचने लगा कि क्या सच में इजराइल गाजा पर परमाणु हमला करने वाला है। परमाणु खतरे और डर के बीच सबसे पहले इजराइल ने अमिचाई एलियाहू के बयान को गलत कहा। इजराइल के प्रधानमंत्री के आधिकारिक हैंडल पर लिखा गया कि मंत्री अमिचाई एलियाहू के बयान वास्तविकता पर आधारित नहीं है। इजराइल और आईडीएफ निर्दोषों को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के उच्चतम मानकों के अनुसार काम करेंगे। साथ ही हम अपनी जीत तक ऐसा करना जारी रखेंगे। पहले बयान आया, फिर अमिचाई एलियाहू पर एक्शन हुआ, उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया। अमिचाई एलियाहू ने भी सफाई दी, कहा कि उनका बयान प्रतीकात्मक था। इस सफाई के बाद मामला शांत हुआ। वैसे आपको बता दें कि इजराइल में युद्ध से जुड़े सारे फैसले एक वॉर कैबिनेट ले रही है, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसद हैं। अमिचाई एलियाहू इस वक्त कैबिनेट के सदस्य नहीं है। वैसे ईरान समेत पूरे अरब देशों ने इजराइल मंत्री के बयान को मुद्दा बनाते हुए इजराइल पर हमला किया। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि परमाणु बम की धमकी इजराइल की असली हार है। यूएनएससी और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी इसका संज्ञान है। इजराइल और हमास के बीच 1 महीने से जारी जंग से यूं ही मध्य पूर्व पहले से सुलग रहा था कि इजराइल के एक मंत्री के विवादित बयान ने नेगेव के इस रेगिस्तान में तूफान खड़ा कर दिया। हालांकि नेतन्याहू ने कुछ ही घंटों के भीतर उस मंत्री को हटा दिया, लेकिन ईरान ने इस बयान को एक मौके की तरह लिया और उसके बाद से ईरान मुस्लिम देशों को ठीक उसी तरह से उकसा रहा है जैसे परमाणु विस्फोट के बाद चेन रिएक्शन होता है। هرچه سریعتر باید بمباران ها قطع بشه، هرچه سریعتر باید آتش بس بشه، هرچه سریعتر باید an interest that's shared with virtually everyone in the region to make sure that the conflict in Gaza doesn't spread to other places, whether it's here or elsewhere in the region. So everyone is looking to take the necessary steps, use their authority, use their influence to try to make sure that this stops, doesn't happen. भूमध्य सागर में अपने सबसे खतरनाक सबमरीन में से एक ओहायो क्लास की सबमरीन को डिप्लॉय किया है, ताकि आने वाले समय में ईरान से होने वाली हर चुनौती का सामना किया जा सके। अमेरिकी सबमरीन एक ही झटके में ईरान को खत्म करने की क्षमता रखती है, लेकिन अब जो युद्ध अब तक 40 किलोमीटर की गाजा पट्टी में लड़ी जा रही थी, उसे परमाणु युद्ध में होता हुआ हर कोई देख रहा है और आशंका जताई जा रही है कि तीसरा विश्व युद्ध कहीं परमाणु युद्ध में तब्दील न हो जाए। यदि उसके फ्रंट्स खुलते हैं और इजराइल हारता है, क्योंकि इजराइल एक अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर स्टेट है और उसके अस्तित्व में अधिक खतरा आता है, तो ये मान के चलिए कि न्यूक्लियर का इस्तेमाल हो सकता है।
लेकिन यह भी सच है कि इतने भर से परमाणु खतरा खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अमेरिका और इजराइल के पास तो परमाणु बम है ही। ईरान के बारे में भी दावा किया जाता है कि उसने चोरी छुपे परमाणु बम बना लिया है। उत्तर कोरिया भी चोरी छुपे परमाणु बम बना चुका है, वो ईरान की मदद का ऐलान भी कर चुका है। ऐसे में अगर गाजा परमाणु युद्ध का मैदान बना तो क्या स्थिति होगी? क्या गाजा पूरी तरीके से समतल हो जाएगा? क्या गाजा 21वीं सदी के पहले परमाणु हमले का गवाह बनेगा? इस बात का डर इसलिए भी है क्योंकि कुछ ही दिन पहले अमेरिकी मीडिया से एक बहुत विस्फोटक खबर आई थी। पुलित्जर अवार्ड जीतने वाले अमेरिकी पत्रकार सिमोन हर्श ने बड़ा दावा किया था कि इजराइल गाजा पर अमेरिका में बनाया गया एक बहुत विनाशक बम गिराने वाला है। एक ऐसा बम जो जमीन में 35 से 50 मीटर नीचे घुसने के बाद फटेगा, यानी ये बम जमीन पर गिरते ही नहीं बल्कि जमीन में अंदर जाने के बाद ब्लास्ट करेगा। ऐसा बम जो हमास के हथियारों की अंडरग्राउंड फैक्ट्री को नेस्ता नाबूद कर देगा, उसके सीक्रेट मिसाइल्स को मिट्टी में मिला देगा। इजराइल वो बम गिराएगा जो परमाणु तो नहीं है लेकिन परमाणु बम जितना ही विनाशक है। दावा यह भी है कि इजराइल का प्लान ग्राउंड ऑपरेशन का नहीं बल्कि गाजा को हिरोशिमा जैसा बनाने का है। वैसे गाजा में अब तक बारूद की जितनी अग्निवर्षा हुई है वो किसी परमाणु हमले से कम नहीं है। अगर आप गाजा की तुलना हिरोशिमा से करें तो क्लियर पिक्चर आपको नजर आएगी। 7 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच आईडीएफ गाजा पर 25,000 टन विनाशकारी शक्ति का बम बरसा चुकी है। ये आंकड़े इस लिहाज से भी अहम है कि गाजा का क्षेत्रफल 360 वर्ग किलोमीटर है जबकि हिरोशिमा का क्षेत्रफल 900 वर्ग किलोमीटर है, यानी हिरोशिमा के मुकाबले गाजा का क्षेत्रफल काफी कम है। लेकिन गाजा पर गिराए गए विनाशकारी बमों की शक्ति 1.5 गुना से ज्यादा है। इजराइल गाजा पर अब तक 10,000 से ज्यादा बम गिरा चुका है। इन बमों की शक्ति की बात करें तो वो करीब 25,000 टन बारूद के करीब है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर एक परमाणु बम गिराया था जो 15,000 टन बारूद की मारक क्षमता के बराबर था। इजरायली हमले में 40% गाजा पूरी तरीके से तबाह हो चुका है जबकि हिरोशिमा का 8 वर्ग किलोमीटर का इलाका पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। गाजा का जो क्षेत्रफल है वो करीब 360 वर्ग किलोमीटर है जबकि हिरोशिमा 900 वर्ग किलोमीटर का शहर था। गाजा में अब तक 9,500 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि हिरोशिमा में 1,40,000 लोगों की मौत हुई। जिस युद्ध को अमेरिका, इजराइल और हमास में सीमित रखना चाहता था वो परमाणु युद्ध के मुहाने तक पहुंच चुका है। इसे अमेरिका और जो बाइडेन की नाकामी माना जा रहा है। इसके कारण बाइडेन की लोकप्रियता तेजी से कम भी हो रही है। अमेरिका के 6 में से 5 अहम राज्यों में डोनाल्ड ट्रंप बाइडेन से काफी आगे हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इजराइल हमास जंग, रूस यूक्रेन जंग, माइग्रेशन पॉलिसी और आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण बाइडेन ट्रंप से पिछड़ रहे हैं। बड़ा सवाल यह कि क्या डोनाल्ड ट्रंप फिर से अमेरिकी सत्ता पर नियंत्रण की स्थिति में आएंगे?